हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी से जो है फ्रेंड्स बता देंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर में लॉयल है, जिन्होंने ऑलरेडी अपना अपना योगदान यहाँ पर में दे दिया है। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है एनर्जेटिक सेशन यहाँ पर में लेके आते रहे आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से यहाँ पर में बोला गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछाने की बहुत अधिक संभावना है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कौन से दिन अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का कि कौन से दिन जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड 10 दिसंबर। ठीक है, और ईयर था 1948। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हर साल 10 तारीख को, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स डे 10 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। ओके, और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको जो है पढ़ाया हुआ है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर जनरल असेंबली किस तरीके से हुआ था, कैसे रिजोल्यूशन पास हुआ था, कितने आर्टिकल से, सब कुछ इसके अंदर में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो जो बच्चे ऑलरेडी क्लास के अंदर में है वो प्लीज इसको जरूर अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे आप सभी के सभी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसी जो देश है, तो भारत और उसके पड़ोसियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, भारत और उसके पड़ोसियों में कौन सा कथन सही है, मुझे लगता है शायद ये और बड़ा हो सकता था हमारा, थोड़ा सा इसका फॉन्ट तो देख लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो भारत और उसके पड़ोसियों के बारे में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस। भारत की जो विदेश नीति है अहिंसा पर आधारित है। तो फ्रेंड्स भारत की विदेश नीति, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, भारत की विदेश नीति जो है, अगर आपने डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 51 देखा है, तो आर्टिकल नंबर 51 के अंदर में ये बोला गया है कि हम जो लोग हैं, हमारा जो देश है, वो विदेश नीति में शांति और अहिंसा जो है वो स्थापित करने की कोशिश करेगा। उसकी विदेश नीति नॉन वायलेंस के ऊपर में बेस्ड होंगी। आर्टिकल नंबर 51 में ये बात बोली गई है। तो भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका संस्थापक है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, गुट निरपेक्ष ग्रुप बना था एक आपका, के कुछ देश अमेरिका की तरफ साथ चले गए थे, कुछ यूएसएसआर के साथ चले गए थे, भारत, ठीक है, और कुछ उसके साथ ही जो दोस्त थे इंडोनेशिया टाइप के, इजिप्ट हो जाए आपका, बेलग्रेड हो जाए, तो ये सारे के सारे जो देश थे, ये लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, आपका अलग जो है एक बोला कि हम किसी के भी, दोनों में से किसी के एक के तरफ में नहीं झुकेंगे, हम दोनों के साथ में अच्छे संबंध बनाएंगे और दोनों में भी दोस्ती कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारत जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, पंचशील समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ये दिखाता है कि हम किस तरीके से दृढ़ है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है कि कैसे हम जो है हमारे पड़ोसियों के साथ में, विदेशी ताकतों के साथ में हम लोग अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ओके, तो पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में 1954 के अंदर में। और ये दिखाता है कि हमारा भारत जो है एक दृढ़ निश्चय के साथ में था कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाएंगे, लेकिन अच्छे संबंध जो है हमारे पड़ोसी के साथ में रखेंगे हम लोग। तो आंसर इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों का, कितने लोगों ने लगा दिया सही, अब ये याद रहेगा इनको, बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, मैंने इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। विदेश नीति भारत शांति और अहिंसा पर आधारित रहेंगी, कौन से आर्टिकल में बोला गया जल्दी से आप बता देंगे। पंचशील समझौता भारत की दृढ़ निश्चय को दर्शाता है, ठीक है। पंचशील समझौता कौन से साल में हुआ था और कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था, ये भी आप बता देंगे। भारत क्या नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है संस्थापक सदस्य था, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत जो है संस्थापक सदस्य है, इसको याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली जो बैठक थी, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कौन से साल में हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो बेलग्रेड के अंदर में नॉन अलाइन मूवमेंट की जो पहली बैठक थी, फर्स्ट
ठीक है, सेशन इसका, ओके, फर्स्ट सेशन इसका नॉन अलाइन मूवमेंट का 1961 के अंदर में हुआ था, बेलग्रेड के अंदर में, बेलग्रेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताता रहूंगा मैं, जो आपके एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो होता है, ठीक है, मोदी जी और उनके जितने भी मंत्रीगण है वो सारे लोग, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जितने लोगों ने नहीं किया जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज है जो हम लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए और ज्यादा बहुत सारे और कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये डायरेक्टली फ्रेंड्स हमारे भारत के संविधान के अंदर में ही ये बात बोल दी गई है, ठीक है। हमारे भारत के संविधान के अंदर में ये उल्लेखित है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा कि क्या डिसीजन लेने। ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति के ऊपर में बंधनकारक है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही काम करे वो, लेकिन उसके बाद वाला ही जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75, वो ये कहता है, ठीक है, कि सामूहिक रूप से, देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, ये आर्टिकल नंबर 74 में लिखा है कि एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये वाली बात में मिला दूं इसमें, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 में। मंत्रिमंडल होगा, ये आर्टिकल नंबर 74 में बोला गया है कि भारत का एक केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगा जिसमें प्रधानमंत्री उसके मुखिया होंगे, ये राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये आर्टिकल नंबर 75 में दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जिस दिन हम लोग जो है फ्रेंड्स 5000 प्लस लाइव हो जाएंगे एक साथ, मैं उस दिन आप लोगों को जो है टॉप 20 आर्टिकल्स आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं वो शेयर जरूर करते रहिए, आप लोग सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग और ज्यादा जो है मेहनत कर सके, पूरी टीम मोटिवेट हो, जो बैकएंड की टीम है वो भी मोटिवेट होती रहे और आप लोगों के लिए काम करते रहे, ठीक है। चलिए, तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल नंबर 74 और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति आर्टिकल नंबर 75, इसको लिख देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। आपको बताना है कि अंडर विच टाइप ऑफ सेक्टर डज भील, ठीक है, या भेल जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है फ्रेंड्स ये एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, ये आपको बता दूं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा एक शेयर है, इसी वजह से ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है जिसमें 51% या उससे ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी होती है, सरकारी हिस्सेदारी, तो उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोला जाता है। अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट है, जैसे रिलायंस हो जाए, ठीक है, और आपकी एयरटेल हो जाए जो भारती मित्तल की है, ठीक है, टाटा ग्रुप हो जाए, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है। ऐसी बहुत सारी और भी दूसरी प्राइवेट कंपनीज होती है जो निजी स्वामित्व की होती है, किसी ना किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है वो, लेकिन प्राइवेट लोगों की, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी। और अगर सरकार का उसके अंदर में 51% या उससे ज्यादा का हिस्सा है तो पब्लिक अंडरटेकिंग हो जाएंगी वो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर, ठीक है, बनाते हैं, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर बोला जाता है, ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप जो है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास में होती है, पब्लिक सेक्टर में सरकार के पास में होती है, ठीक है। भेल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जिसको बोलते हैं वो, भेल, ये सारे क्या है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए, केवल 15 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से, जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स 1674 के अंदर में, ठीक है, शिवाजी महाराज का कोरोनेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, राज्य अभिषेक। तो इनका राज्य अभिषेक कहां पर में संपन्न हुआ था। अब इसमें ना दो क्वेश्चन छुपे हुए, मैं आपको बता दूं कि एक तो ये क्वेश्चन है अपने आप में, और शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कब हुआ था ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, अपने आप में क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर करते रहेंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो 1674 में शिवाजी महाराज का जो कोरोनेशन है या फिर उनका जो राज्याभिषेक वो रायगढ़ के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ओके।
तो रायगढ़ किले के अंदर में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज जो है ये मराठा साम्राज्य के पहले सम्राट थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आप लोगों ने इनको छत्रपति घोषित किया गया था यहां से, ठीक है, यहां पर में छत्रपति। तो रायगढ़ जिले के अंदर में, रायगढ़ जिले के रायगढ़ किले के अंदर शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 6 जून 1674 को, ठीक है। नाउ तो ये जो चीज है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो मैंने बताया कि क्वेश्चंस में से भी आप लोगों को सीखना है कि कैसे आंसर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अब यहां पर में एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करिए, ठीक है। वेबिनार की लिंक बाद में मिल जाएगी आप लोगों को। यहां पर में आप लोग देखिए, किस वर्ष शिवाजी महाराज को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है, छत्रपति के रूप में। अब ये आंसर आप लोगों ने करना है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो है कौन से साल में हुआ था, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। तो 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक किया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 97% लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब आपको याद होता जा रहा है। ऐसे जब आप लोग रिविजन करते हो, ठीक है, और आंसर लगाते हो तो आपको याद होता है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को, रिविजन से याद होती है चीजें, ठीक है, लंबे समय तक। अदरवाइज आप लोगों ने तो बचपन से अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट वो आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है। जब आप रिवाइज करते हो तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाती है। और टीचिंग परीक्षा हमेशा आपको रिवाइज करवा करवा के पढ़ाता है, आपको इस तरीके से पढ़ाता है, पिन टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके ऊपर में फोकस करके कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका पेपर निकलेगा, इससे आप जो है अपने सफलता की तरफ में आगे बढ़ोगे। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, टीचिंग परीक्षा आपको एक कदम आगे बढ़ा रहा है आपकी सफलता की तरफ में, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है, ये बताना है आप लोगों ने। देखिए बिहार स्टेट टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हो जाए आपके एग्जाम के अंदर में। तो कौन सा कथन भारत के लिए सही है? देयर इज लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की कमी है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, भारत के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से है, ठीक है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो है ही, है ना। चलिए, तो रिलीजियस फ्रीडम भारत के अंदर में पूरी तरह से यहाँ पर इसका अभाव नहीं है। रिलीजन हैज प्राइमेसी, यहाँ धर्म को प्राथमिकता दी गई है, नहीं, बिल्कुल धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है। आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, इससे जो है आपका बहुत सारी चीजों में भारत के अंदर में उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए, हियर इज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है, बिल्कुल जी, भारत के अंदर में सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है भारत में, ठीक है, कि भारत में कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसको समान रूप से ही देखा जाएगा। ओके, देयर इज अ लैक ऑफ रिलीजियस हार्मनी, भारत के अंदर में धार्मिक सद्भाव का अभाव है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखोगे तो एक्चुअल में भारत के अंदर में बहुत ज्यादा धार्मिक सद्भाव है। हर धर्म के लोग, जाति के लोग जो है वो मैक्सिमम जगहों के ऊपर में साथ में रहते हैं। सिर्फ वहीं पे लड़ाई होती है जहां पर में पॉलिटिशियंस जो है आके लड़ाते हैं, या किसी न किसी कोई शरारती तत्व आके लड़ाता है, ठीक है। किसी भी आधार के ऊपर में लड़ाया जा सकता है, धर्म के, जाति के, कोई और भी आधार हो सकता है जिस पर लड़ाया जाता है, लेकिन अदरवाइज बहुत प्यार से रहते हैं लोग। ओके, तो फ्रेंड्स ये चीज गलत है कि लैक ऑफ रिलीजियस हार्मनी है भारत के अंदर में। भारत के अंदर में सेक्युलरिज्म का जो है सिद्धांत है। ओके, हमारे भारत की प्रस्तावना के अंदर में भी जो है फ्रेंड्स, प्रखंड हो या जिला, टीचिंग परीक्षा से ही हिला, क्या बात है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो तो हमारे संविधान की मूल भावना में है ही, हमारी प्रस्तावना के अंदर में भी इसको डाला गया था। कब? जो सेक्युलरिज्म शब्द है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 के जरिए डाला गया था इसको, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि संविधान में ऑलरेडी है, संविधान की मूल भावना में, लेकिन प्रियम्बल के अंदर में भी डाल दिया गया था, प्रस्तावना के अंदर में। नाउ अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑफिशियल का पेपर है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में व्यापार कर रही थी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जो है एक लड़ाई ऑलरेडी लड़ चुकी थी, प्लासी की लड़ाई। उससे पहले वो आपस में फ्रेंच के साथ में, अलग अलग लोगों के साथ में लड़ाई लड़ चुके थे, ठीक है। तो प्लासी की जो लड़ाई थी वो जीते, लेकिन उनको केवल जो है इनडायरेक्ट तरीके से वहां पर में अपना पपेट जो नवाब था वो बनाने का मौका मिला, ठीक है। लेकिन वैध स्वामी या उनको जो है डायरेक्टली टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार, जिसको दीवानी अधिकार बोलते हैं, ठीक है, ये कब मिल गया था इनको? कौन से लड़ाई के बाद में? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, बक्सर के बाद। तो बक्सर की जब लड़ाई हुई तो एक्चुअल में यहां से उनकी जो है फ्रेंड्स जर्नी आप लोग स्टार्ट मान सकते हो, जहां से उन्होंने राज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार इनको मिला था, दीवानी अधिकार, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में एक ट्रीटी हुई थी,
बताइए कौन सी ट्रीटी थी वो, ठीक है, जो कि 1765 में हुई थी। जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आंसर कर सकते हैं। कौन से जगह पे ट्रीटी हुई थी? एक संधि हुई थी, आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो वो जो संधि थी फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों ने, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है। तो अलाहाबाद की जो संधि थी उसके अंदर में जो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने दीवानी अधिकार दे दिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। चलिए गुड, बहुत सारे बच्चे लिख पा रहे हैं, मतलब आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण हो रहा है? ओजोन का क्षरण जो है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में जो पतली सी लेयर है, ठीक है, ओजोन की, उसके मोटाई में कमी आ रही है। पहले ही वो बहुत पतली है, ठीक है, और ज्यादा पतली हो जाएगी, ठीक है। तो जो उसका काम है एक्चुअल में यूवी रेस को रोकना, ठीक है। यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, वो अगर सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, अगर हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है ना, तो हमारे पृथ्वी में पेड़ पौधों को, जानवरों को, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हमारी ये जो ओजोन की परत है वो उससे हमें बचाती है। बट ओजोन की परत के पतली होने से या वहां पर में होल बन जाने से यूवी रेज आ जा रही है अंदर में, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। और ये यूवी रेज अंदर आ रही है ओजोन होल के कारण, और ये ओजोन के जो परत है उसका डिप्लीशन किस वजह से हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है आपके ऐसी गैसेस जो ओजोन को तोड़ देती है, O3, ठीक है, ओजोन O3 है तो उसको तोड़ देती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका एक एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता दूं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के जो तीन एक स्पेशल तरीके का एक अरेंजमेंट है, ओजोन जो बनता है O3 मॉलिक्यूल, तो O3 जो है फ्रेंड्स उसको तोड़ देता है ऑक्सीजन के अंदर में, और खुद जाके वहां पर में जो है बंध जाता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन को वो तोड़ देता है, O2 बना देता है और एक O बना देता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो रुक जाता है, जो कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ में, और O2 अलग हो जाता है। तो इसके कारण जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओजोन की परत पतली हो रही है, ठीक है। तो ओजोन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी ओजोन की परत जो है वो पतली हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोला जाता है। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा था यहाँ पर में, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ओजोन की जो मोटाई है, ठीक है, ओजोन की जो मोटाई है वो किस चीज में गिनी जाती है? कौन सा यूनिट है उसका? बताइए जल्दी से, एक बार देख लेते कितने लोगों को याद आ रहा है वो चीज। जी, केवीएस पेडागोजी जो है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और आपको बता दूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, टीचिंग परीक्षा जो है ने मिशन उठाया हुआ है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर में पढ़ रहे बीपीएससी के जो बच्चे, उन लोगों का केवीएस में भी करवाना है, ठीक है। आप लोगों की मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप लोग चेक कर लीजिए, सभी लोग आना है, अभी अभी जस्ट 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा मैं। आपको चेक करना है कि आप क्या एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो डॉप्सन यूनिट के अंदर में फ्रेंड्स इसको गिना जाता है, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, डॉप्सन यूनिट के अंदर में, ओके, डॉप्सन यूनिट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 1 mm का मतलब होता है 100 डॉप्सन यूनिट, ठीक है। 1 mm, 1 mm, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 100 डॉप्सन यूनिट, 100 डॉप्सन यूनिट। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। 1 mm मतलब 100 डॉप्सन यूनिट। तो 3 mm का मतलब कितना हो जाएगा भाइयों और बहनों? ठीक है, 3 mm का मतलब हो जाएगा 300 डॉप्सन यूनिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई सारी जगह पे, इस वजह से आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। 1 mm मतलब 100 डॉप्सन यूनिट होता है, डॉप्सन यूनिट के अंदर में गिनी जाती है। ओजोन जो है फ्रेंड्स, ओजोन को बचाने के लिए हम लोगों ने एक दिन भी मनाया है, ठीक है, ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो आप लोग बता दीजिए, ओजोन को बचाने के लिए ओजोन प्रोटेक्शन डे कौन से तारीख को मनाया जाता है? ओजोन प्रोटेक्शन डे सभी लोग बता देंगे, बहुत बार आपको पढ़ाया है मैंने यहां पर में। इंटरनेशनल ओजोन डे या ओजोन प्रोटेक्शन डे भी उसको बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा आप लोगों ने याद रखना है हमेशा, ठीक है। 16 सितंबर को, 16 सितंबर, 16 सितंबर क्यों मनाया जाता है? ये सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ी हुई है उसके अंदर में, उसका जो इतिहास है पूरा का पूरा। 1987 के अंदर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उस दिन साइन हुआ था, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन को बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ। एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज जो है डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है।
और जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि जब भी अगर मल्टीपल पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो मजा तभी आता है जब आप लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हो। जी, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो आपको पता है फ्रेंड्स 1857 का जो विद्रोह है, उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलो आप लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक कानून बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858। इसके तहत ये जो गवर्नर ऑफ इंडिया था उसकी पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अब मुझे बताएंगे कि पहला वायसराय कौन बना था, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट बदल के वायसराय कर दी गई। ओके, इसी एक्ट के तहत रानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा हुई 1 नवंबर 1858 को, जिसमें भारतीय राजे रजवाड़ों को बहुत सारे जो है आश्वासन दिए गए कि अब उनकी जमीन कभी नहीं हड़पी जाएंगी। भारतीय जो धार्मिक मामले है उसके अंदर में इंटरफेयर नहीं करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। जो उत्तराधिकार का मामला था, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपको पता ही है कि बोला गया था कि अगर कोई राजा है उसका बेटा नहीं है ओरिजिनल बेटा, तो उसकी जमीन अंग्रेज हड़प लेंगे, ठीक है। वो उसको रद्द कर दिया गया, डलहौजी जो लाया था उसको लॉर्ड कैनिंग ने खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ी गई थी, इलाहाबाद में, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोगों ने, इलाहाबाद के अंदर में पढ़ी गई थी ये उद्घोषणा। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, भारत का आखिरी और 1857 के समय में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, यही भारत का जो है फर्स्ट वायसराय भी बनता है, फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब जो है मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूं, और उसको आप लोगों ने अभी जो हमारा सेशन है, ठीक है, जिसमें मैं केवीएस की एलिजिबिलिटी आप लोगों को बता रहा हूं, वो आप लोग बताओगे। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ओजोन की मोटाई जो है, ठीक है, ओजोन की मोटाई, ओजोन की मोटाई जो है वो कौन से यूनिट में मापी जाती है, यूनिट आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ओजोन का जो है डे कौन से दिन मनाया जाता है, ओजोन प्रोटेक्शन डे, आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी केवीएस के अंदर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है आप लोगों की, वो सारी चीजों को मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ अभी, ठीक है। बहुत जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग उस सेशन में मिलते हैं। आप लोग वहां जाकर आंसर करिए और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। मैं बस 1 मिनट के अंदर में वहां पर मैं पहुंच रहा हूँ। सभी बच्चे जाकर सेशन को लाइक कर देंगे ताकि मुझे लगे यार कि हाँ आपके लिए और ज्यादा जो है स्पेशल सेशंस लेने हैं। ओके, चलिए तो उस सेशन में जाइए जल्दी से, ठीक है। और जल्दी जल्दी से आप लोग जो है वहां पर में भी आंसर लगाते रहेंगे। आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। अभी हम लोग मिल रहे हैं हमारे केवीएस की एलिजिबिलिटी वाले सेशन के अंदर में। आप लोगों से 1 मिनट के अंदर में उस सेशन में मैं आ रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए आप लोग भी।